सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि आर डी शर्मा की बुक में इसको हाइट्स एंड डिस्टेंस के नाम से दे रखा है। बट कमाल की बात यह है कि आपको इसमें आरडी के लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी वो भी काफी नहीं है, एनसीईआरटी भी काफी नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी को देखो तो एक्सरसाइज 9.1 लिखा, 15 क्वेश्चन दिए, एग्जाम्पल में 7 क्वेश्चन दिए, टोटल 22 क्वेश्चन हो गए, एंड इसके बाद बोल रहे हैं भाई अब करो, एग्जाम में करो, क्वेश्चन कैसे करोगे। और जबकि क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के पूछे गए एग्जाम में, अगर आप देखोगे तो इस एपिसोड में मतलब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री का ये जो एप्लीकेशंस वाला जो हमारा एपिसोड है, इसको हम कैसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो बहुत छोटा चैप्टर होने वाला है, 3 ही एपिसोड होंगे इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो भी है आज इस वाले एपिसोड में खत्म कर देंगे। साथ में मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जामिनर अब नए टाइप से कैसे सोचता है। और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो साइन और टेन, बस उसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे काम नहीं आएगा। इनफैक्ट यहाँ पे कोट भी काम नहीं आने वाला, कोट मतलब पहनने वाला नहीं, वो भी काम नहीं आने वाला। बस साइन और टेन में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इतना इजी चैप्टर है। बस मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करते जाना है। वैसे तो अगर मैं चाहता ना तो इसको आधे घंटे में खत्म कर देता, आधे एक घंटे में एक ही एपिसोड के अंदर, बट मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो एपिसोड 1 में एनसीईआरटी एग्जांपल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, फिर एपिसोड 2 में जब हम जाएंगे तो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन सीबीक्यू वो भी करेंगे, जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। और एपिसोड नंबर 3 में एक्सरसाइज 9.1 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर इस चैप्टर को करेंगे टाटा बाय बाय। तो इसमें देखो ये जो चैप्टर है ना, इसमें कॉन्सेप्ट भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली 4 चीजें पता होनी चाहिए। लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन यानी मुंडी ऊपर, एलिवेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी नीचे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सारी की सारी चीजें हम एक्सप्लेन करने वाले। देखो अब कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, और बाकी इस चैप्टर में पूरा सवाल 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 चलता रहेगा, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। बस जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ध्यान से सुनो। मान लो ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, लड़की बना दो क्या इसको, चलो ठीक है। ये है दिव्या, ये है दिव्या। अब दिव्या ना क्या करती है, ये जाती है कुतुब मीनार घूमने, कुतुब मीनार, जुम 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 जुम। मान लो यार ये कुतुब मीनार है, पेंसिल नहीं है बड़ी वाली, कुतुब मीनार ऐसा मान लो। तो दिव्या ने क्या करा ना, दिव्या ने बोला ओ इतना ऊंचा, ओ हो भाई साहब इतना ऊंचा है कुतुब मीनार। तो दिव्या ने ऊपर देखा, ऊपर एकदम टॉप में देखा, उसने सोचा इतना ऊंचा है ये। और फिर उसके बाद देखो ये जो एंगल जिससे ये देखा, जो ये लाइन जो बन रही है जिससे ये देख रही है, टुई करके ऐसे टुई, भाई मुंडी तो ऊपर करनी पड़ेगी ना, मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी। तो ये जो लाइन, जिस लाइन पे देख रही है, जिसपे इसकी साइट है, साइट यानी नजर, जिसपे इसकी नजर है, तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। दिव्या की मुंडी ऊपर है, ऊपर का मतलब होता है एलिवेट, एलिवेट करना, यानी कि दिव्या ने अपनी मुंडी को एलिवेट करा है। तो अब ये यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे भी एक लाइन है, मान लो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो होता यह है कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन इसके बीच में एक एंगल बनता है, मान लेते हैं थीटा, थीटा बन रहा है, चीटा। तो ये जो थीटा जो एंगल है इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल लेवल से ऐसे ऊपर जा रहा है, एलिवेट कर रहा है एंगल। तो एलिवेट जब कर रहा है, दिव्या को ऊपर मुंडी करनी पड़ रही है अपनी, यानी मुंडी को एलिवेट करना पड़ रहा है। तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये तो समझ आया। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं, ऐसा करते हैं, दिव्या जो है ना वो नीचे गली में जा रही है, एंड उसको ना कोई लड़का झांक रहा है। देखो ध्यान से सुनना, समझ आएगा क्या बोल रहा हूं मैं। मान लो ये एक सिचुएशन है, ये छत है, मतलब किसी का छत है मान लो, और वो क्या, छत की बिल्डिंग टॉप पे चढ़ गया, टॉप पे चढ़ गया, बिल्डिंग की टॉप पे चढ़ गया एक बंदा जिसका नाम है सूरज। ये टॉप पे चढ़ गया, भाई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये नहीं कि सूरज और ऐसे कहीं बोलने लग जाओ, टीचर पूछे व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन,
वो जो दिव्या और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको ऐसे नहीं बताना। सूरज जो है, अब ये क्या कर रहा है, नीचे दिव्या है मान लो, दिव्या बहुत छोटी सी दिव्या, प्यारी सी दिव्या, तो ये इसको देख रहा है। दिव्या आसमान में क्या कर रही है, दिव्या आसमान में क्या कर रही है, दिव्या को तो जमीन पे होना चाहिए ना, तो ये दिव्या जमीन पे है, जमीन पे दिव्या, ठीक है, ये है दिव्या। अब देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग देखे, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां से देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट क्या हो गई, ये दिव्या को कोई इंटरेस्ट नहीं है सूरज के अंदर कि सूरज कैसा हैंडसम हैंडसम, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बस सूरज को जो है ना दिव्या को देखना है, वो झांक रहा है, वो देख रहा है कि दिव्या कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है ये, तो इसको देख रहा है। तो सूरज अगर इसको देख रहा है तो ये है लाइन ऑफ साइट, मतलब देखने की नजर वाली लाइनें, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और अगर हम एक लाइन खींचे यहाँ पे, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। होरी 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 क्या हो रही, किसी की शादी हो रही, हॉरिजॉन्टल लाइन। वैसे मेरे गली में शादी हो रही है, इसलिए कभी कभी हो सकता है डीजे की आवाज आ जाए। तो सूरज जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट उसके बीच में, ये क्या करता है बेसिकली, अपनी मुंडी को, दिव्या को देखने के लिए मुंडी ऊपर करेगा कि नीचे करेगा, तो नीचे करेगा, दिव्या को देखेगा ध्यान से कि जा कहाँ रही है, ये कहाँ जा रही है। तो अगर ये अपनी मुंडी को नीचे कर रहा है यानी कि अपनी मुंडी को डिप्रेस कर रहा है, डिप्रेस यानी नीचे करना, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इससे इस बंदे ने नीचे देखा, नीचे नीचे, तो डिप्रेस, अपनी मुंडी को डिप्रेस नीचे करना पड़ा, तो एक एंगल बन रहा है थीटा। इस थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, डिप्रेशन, क्योंकि मुंडी नीचे करनी पड़ गई इसको, इसीलिए। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो एंगल थीटा है दैट इज चीटा, तो जो चीटा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट उसके बीच में एंगल बन रहा है, उसको हम कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है ऐसा, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, वो भी तो है, बट दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कमेंट करके बताओगे क्या डिफरेंस है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। भाई जिसको नहीं पता वो कमेंट में जाकर के आंसर देख लेना, क्योंकि बंदे आंसर लिखेंगे, देखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या फर्क है, दोनों तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस। बस यही है कॉन्सेप्ट, चैप्टर खत्म है, चैप्टर खत्म हो गया, हाँ चैप्टर खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा इसमें। अब हमें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना एक एक करके और अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करते जाना है। खत्म का मतलब ये नहीं कि वीडियो बंद करके चले गए कि बस खत्म, आपने तो बोल दिया खत्म हो गया तो हम जा रहे हैं यहाँ से। तो अब हमें एक एक करके क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, तब जा करके हमारा लेवल धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और एपिसोड नंबर 3 के एंड तक सारा लेवल, मतलब यहाँ से यहाँ लेवल फट के बाहर निकलेगा लेवल पूरा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ना आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर में, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ सारे के सारे एपिसोड में। मतलब जो एपिसोड नंबर 2 है वो तो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और केस बेस्ड स्टडी 2-3 क्वेश्चन लूंगा, उस पे बेस्ड है, तो वो वाला प्रैक्टिस कर लोगे ना तब तो और मजा आ जाएगा। तो पहले ये वाला क्वेश्चन समझो, देखो कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो एक चीज, 2-3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। क्या, पहली चीज ये कि क्वेश्चंस को धीरे धीरे आराम से पढ़ना है, और पहली देखो कुछ चीजें याद रखनी है अपने दिमाग में। क्या क्या चीजें याद रखनी है, पहला क्वेश्चन ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे धीरे एकदम, ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूं आपको, नहीं तो बोल के बता देता इसमें क्या था। क्वेश्चन को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है। और दूसरी चीज कि डायग्राम, डायग्राम यानी कि चित्र बनाते चलना है, डायग्राम बनाते चले। और एक और ये चीज है कि टेन और साइन, उसके अलावा और कुछ यूज नहीं होने वाला इसमें, तो वो तो क्वेश्चन के दौरान हम देखते जाएंगे। तो ये चीजें ना आपको दिमाग में रखनी है, और अब इन दोनों चीज का दिमाग में रख करके अब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो एकदम अच्छे से। देखो मैं आपको एक बार एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर आगे आप खुद भी ट्राई कर पाओगे, ये चीज बेनिफिट होगा। देखो पहला क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो इसमें कह रहे हैं अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, फुल स्टॉप लगा दिया, अच्छा ठीक है, तो इतना हम समझ गए। एक टावर को स्टैंड करना है, एक टावर है, टावर मान लो ये टावर है,
ये है टावर, तो इसको स्टैंड कर दिया वर्टिकली ग्राउंड पे, हाँ ठीक है ये टावर है। फिर इसके बाद कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर, वो जो पॉइंट है, जो पॉइंट देखो पॉइंट की बात कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट, जो ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ग्राउंड पे है जो, उसकी बात हो रही है, ग्राउंड पे पॉइंट है जो वो 15 मीटर अवे है फ्रॉम, किससे, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, ये तो टावर का सर है, ये इसका पैर है, यानी फुट, तो ये कह रहे फुट से 15 मीटर दूर, यानी कि यहां का ये एक पॉइंट होगा, इससे 15 मीटर है, तो 15 मीटर दूर लिख देते हैं, 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, बोल दिया एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड पे, जो कि 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर है, यहां तक समझ आ गया। The angle of elevation of the top of the tower, angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree, तो यहां से इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन यानी ऊपर देखना है, यहां से ऊपर देखना है, तो अगर यहां से ऊपर मैं देखूंगा तो टावर के यहां टॉप पे देखूंगा, यह है टावर का टॉप, सीधा बना देते हैं एकदम अच्छे से, टावर का टॉप पे मैं देख रहा हूं, टावर के टॉप पे, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, वेरी गुड। तो इन्होंने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब पहला स्टेप क्या था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तो ध्यान से पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते हमने डायग्राम भी बनाया, इस तरह का डायग्राम बन करके आ गया है, ठीक है यहां तक समझ आया। तो अब क्या करना है हमें, जो भी कुछ पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के नाम दे देने हमें, मान लो मैंने नाम दे दिया ए बी सी, और जरूरी नहीं कि मतलब जो नाम मैं कह रहा हूं वही, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मान लो आपका नाम है राजू, तो आप RAJU पॉइंट दे दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी दे सकते हैं, पॉइंट्स का नाम कुछ भी दे सकते हैं, वो कोई एग्जामिनर उसके नंबर नहीं काट रहा है। तो अब इन्होंने बोला कि हाइट ऑफ द टावर पता करो, तो क्या ये टावर की हाइट है, क्या ए बी टावर की हाइट है, ये तो 15 मीटर दे रखा है, पर टावर की हाइट ये है, तो हमें ये पता करना है। अब कैसे पता करें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पूरा h है, जो टावर की हाइट है वो h है। अब एक चीज सुनो, भूल जाओ टावर है, भूल जाओ कि ये बंदा कहाँ है 15 मीटर अवे, सब कुछ भूल जाओ। अच्छा भूल जाएंगे तो सवाल कैसे करेंगे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ भूलने के लिए, क्योंकि फिर सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ वो करो पहले। भूल जाओ कि टावर क्या था, भूल जाओ टावर था, कुछ कुछ भी नहीं था यहाँ पे। बस अब ये देखो आप कि एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है एबीसी, है ना। बस अब देखो, अगर तो एक ट्राइंगल बन रहा है तो जहां पे ये एंगल है वहां पे आप आ जाओ, वहां पे आप आ जाओ, जहां पे एंगल है वहां पे आ जाओ। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में जब हम सवाल करते थे तो करते थे, जिस एंगल की बात होती थी उस एंगल पे हम चले जाते थे, वहां पे हम बैठ जाते थे, वहां पे मतलब आ गए। तो अब देखो यहां से जब आप देखोगे तो 15 मीटर क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, मतलब परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में से क्या है, ये बेस है, बेस, ठीक है। तो जो बीसी है वो बेस है, जो बेबी को पसंद है ना, बार बार आता रहता है, और जो ए बी है वो क्या है, वही तो पता लगाना है, वो परपेंडिकुलर है। तो मुझे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ, कोई ऐसा ट्रिग्नो रेशियो बताओ जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो, टीटू प्यार में भस्म, है ना। तो 10 में आता है, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं 10, क्योंकि यहां से देख रहा हूं, तो 10 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस 15 है, तो 10 60 की वैल्यू √3, भाई वैल्यूज याद होनी चाहिए। देखो वैल्यू बहुत आसान है, ऐसे 10 की 10 जो 1030 होता है वो 1/√3 होता है, और 1045 1 होता है, और 1060 √3 होता है। बाकी उधर जाओगे 90 पे तो वो हो जाएगा साइन, क्या कहते हैं साइन, अगर हम साइन अपॉन में कॉस करें तो 1/0, यानी कि जो 1090 है वो इन्फिनिटी होता है, और जो 10 है वो 0 होता है। कितना आसान है, वैल्यू 0 1/√3 1/√3 और उसके बाद इन्फिनिटी, बहुत आसान है। तो 1060 की वैल्यू डाल दी, h/15, इसको इधर ले जाते हैं, तो 15/√3 ये आ गया h की वैल्यू। तो क्या ये जो हाइट ऑफ टावर है, ये हाइट ऑफ टावर इसकी बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ टावर, तो क्या ये आ चुकी है,
हाइट ऑफ टावर h इज इक्वल्स टू 15√3 मीटर। बस खत्म। इतना आसान सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं इसमें। और ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअल में एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं। क्या इतनी मेहनत करवा दी और एमसीक्यू आता है? अरे भाई प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे होता रहेगा चुटकी बजाते बजाते, बहुत आसानी से कर लोगे आप इन क्वेश्चंस को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 2025 का क्वेश्चन है, उसको लेकर के आते हैं यहाँ पे। इसको गायब कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2। अरे भाई पूरा उड़ गया क्या? चैप्टर का नाम भी उड़ गया। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आ गया ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखो, और एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, फिर आप इसको खुद ट्राई करके देखना। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, एक ना रस्सी है, टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, वैसे आप कर लोगे इसको, मुझे पता है। अगर ऐसे ही करना है बिना डायग्राम के, तो एक बार पॉज करके ट्राई करो। आप ट्राई कर लिया, अगर नहीं समझ आया कि डायग्राम कैसा बनेगा, तो एक एक करके अब हम कोशिश करते हैं मिल करके, आप और मैं, हम दोनों कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे होगा सवाल। तो 20 मीटर लॉन्ग रोप है, टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल। पहले तो खंबा बनाओ, खंबा, ये रहा खंबा, मान लेते हैं ये खंबा है, दिस इज पोल। पोल, तो अगर ये पोल है, तो ये कह रहे हैं कि टॉप ऑफ द पोल से और टू द ग्राउंड, मतलब टॉप ऑफ द पोल है, एक टॉप ऑफ द पोल है और ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे ना एक रोप यानी रस्सी बंधी हुई है टाइट तरीके से, टाइट तरीके से, एकदम टाइट बंधी हुई है, एकदम टाइट। स्ट्रेच का मतलब क्या है? टाइट, टाइटली स्ट्रेच का मतलब क्या है कि एकदम टाइट तरीके से उसको बांध रखा है उन्होंने। तो अब इन्होंने बोला है 20 मीटर लॉन्ग रोप। अच्छा, ये जो रस्सी है ये 20 मीटर की है, हाँ इन्होंने बोल रखा है 20 मीटर लॉन्ग रोप। फिर उसके बाद टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट, आगे तो बढ़ो। द पोल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। जो पोल है मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड हाइट ऑफ द पोल। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि द पोल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो पोल है वो 60 डिग्री बना रहा है ग्राउंड से, यानी कि ये 60 डिग्री बना रहा है। बस इतना भटकाते रहते हैं कि जो क्वेश्चन है ना भाई, ऐसे भटकाते हैं। एक नंबर का तो पूछ रहे हैं, उसमें भी हमारी हालत टाइट कर देंगे, पता नहीं क्या है इनको, जबकि है कुछ नहीं। बस ये कह रहे हैं कि ये रहा पोल और ये रहा 20 मीटर की रोप, और अब बता दो इन्हें क्या बताना है, द हाइट ऑफ द पोल, खंबे की ऊंचाई बता दो। तो इसको एच मान लेते हैं, एच मान लेते हैं इसको। तो अब पॉइंट्स के नाम दे दो, ए बी सी। पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, अगर डायग्राम नहीं बना पा रहे थे तो ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, तो मेरे लिए ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस। तो मुझे परपेंडिकुलर पता करना है, हाइपोटेनस दे रखा है। तो 20, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सीता प्यारी है, यानी कि साइन होता है। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जो है वो h है और हाइपोटेनस 20 है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ भाई, साइन 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2 h 20। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब इसको, तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 और बटे में 2 इज इक्वल्स टू h। तो ये इससे कट गया, ये आ जाएगा 10। तो हाइट क्या आ गई, ये आ गई 10 अंडर रूट 3 मीटर। अगर 2-3 मार्क्स का होता तो यहाँ पे लिख देते हेंस हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 मीटर, बट क्योंकि ऑप्शन ए आ गया हमारा आंसर, तो बस एक नंबर का तो है, तो क्या इसमें लिखना। तो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब आपको मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में, और क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं बताते चलना मेरे को। ये जो मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं कमेंट में जरूर बता देना। 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2025 का क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं कि एक ना पीकॉक है सिटिंग ऑन द टॉप। अगर आपको ट्राई करना है तो पहले पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। तो ये जो जो कह रहे हैं एक बार हम करते हैं। अब पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। अच्छा, एक ट्री है, मतलब उसके टॉप पे एक पीकॉक बैठा हुआ है। तो अगर मैंने मान लो यहाँ पे एक ट्री बनाई, ये एक ट्री है, मान लेते हैं ट्री ट्री, ये ट्री 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 ऐसी है, लंबी सी पतली सी प्यारी सी चुन्नू सी। अब पीकॉक सिटिंग, इसके टॉप पे एक मोर बैठा है। मोर, मोर बनाना नहीं आता मेरे को, बस मान लो कि यहाँ एक मोर है। ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर, जो मतलब ट्री है उसकी हाइट है 10 मीटर। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझ आएगा। देखो बताता हूं मैं, देखो
अ पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर, मतलब ट्री की जो हाइट है वो 10 मीटर है, उसके टॉप पर एक पीकॉक मोरनी, एक्चुअली मोरनी है, पीहेन और पीकॉक अंतर होता ही नहीं, कुछ भी हो, हमें क्या हो तो मैच लगानी है। तो अगर यहाँ पे एक मोर है तो ऑब्जर्व्स स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड, और जो स्नेक है सांप, तो ये जो स्नेक है वो नीचे मूव कर रहा है। स्नेक इज, कह रहे हैं इफ स्नेक इज, यहां तक समझ आ गया ना सारी बात। देखो, अ पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री ऑफ अ हाइट 10 मीटर ऑब्जर्व अ स्नेक, इस स्नेक को ये ऑब्जर्व कर रहा है, जुम 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 ऑब्जर्व कर रहा है इसको ये, मूविंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इफ स्नेक इज 10 अंडर रूट 3 मीटर अवे फ्रॉम बेस ऑफ ट्री, मतलब जो स्नेक है, जो सांप है, वो यहां से बेस ऑफ ट्री बोला है कि नहीं, बेस ऑफ ट्री से, बेस ऑफ ट्री से वो जो है स्नेक वो 10 अंडर रूट 3 मीटर दूर है, 10 अंडर रूट 3 मीटर दूर है, ठीक है। तो कह रहे द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन किसके साथ डिप्रेशन हो रहा है, स्नेक के अकॉर्डिंग तो एलिवेशन है, पीकॉक के हिसाब से देखो, मोर के हिसाब से देखो, वो कह रहा है कि मैं तो डिप्रेस हो रहा हूं, मतलब मैं नीचे देख रहा हूं, सामने थोड़ी ना देख रहा है, तो नीचे देख रहा है, जूम जूम, डिप्रेशन, डिप्रेशन का एंगल बन रहा है फ्रॉम द आई ऑफ पीकॉक। तो इसी एंगल को, ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है। कभी भी इसको मत बोल देना एंगल ऑफ डिप्रेशन, बहुत बच्चे गलती करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट उसके बीच में बनता है, तो ये इस थीटा की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और डिप्रेशन का जो एंगल है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। यहां से एक चीज समझ आ रही है हमें, ये कह रहे हैं कि पता लगाओ कि मतलब ये जो थीटा है कितना है, यही पूछा है ना, यही पूछा है। देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ पीकॉक, मतलब जो स्नेक को ये कितने डिप्रेशन वाले एंगल से देख रहा है, थीटा पता लगाना। तो कैसे पता लगाएंगे, अब एक चीज ध्यान से सुनो, ध्यान से। अगर तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ध्यान से देखो, इधर से लेकर के इधर, ऐसे ऐसे, नहीं समझ आ रहा क्या, देखो, यहाँ पे तो स्नेक है अपना प्यारा सा, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये है थीटा। अब ध्यान से देखो, उल्टा जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, यस और नो भाई, हो जाएगा ना इक्वल। तो इधर आएगा 10 अंडर रूट 3, ये तो ऑटोमेटिकली पहले से ये 10 अंडर रूट 3 और ये 10 है। तो अब सभी पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, ए बी सी, ठीक है, नाम दे दिया पॉइंट्स के। हमें थीटा पता करना है कैसे भी। तो एक चीज ध्यान से देखो, ये हमें दे रखा है और ये भी दे रखा है। अगर हम यहाँ खड़े हो जाए, थीटा के पास आ जाए, उस थीटा को अब छोड़ दो, उसका सिर्फ ये रोल था कि यहाँ पे भी थीटा बराबर लेके आए बस, क्योंकि हमें यहाँ से ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये वाला अगर हमने थीटा माना तो ये ट्राइंगल बन रहा है, अगर ये ऐसे करके एक ट्राइंगल बन जाएगा तो उसको तो हम देखने नहीं वाले, वो फिर और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, समझ जाओ। अब इसे कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे पता है। आप इतना समझो कि उल्टा जेड बन रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गया। फिर अब यहाँ पे आओगे, आप बोलोगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 10 है और बेस अंडर रूट 3, 10 अंडर रूट 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने बोला कि टेन थीटा 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया, यानी थीटा की जगह में क्या रख दूं कि 10 की वैल्यूज ये आ जाए, मतलब थीटा क्या, थीटा क्या, 10 क्या, 1 अपॉन अंडर रूट 3 आता है 30 डिग्री। इतना क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, है ना। आसान क्वेश्चन था, क्या आप इसको कर पाए थे अगर आपने ट्राई करा तो, और अगर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, बस आप करते जाओ मेरे साथ सवालों को। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो है, आप एनसीईआरटी निकाल सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा ये, पर आंसर मत देखना बेटा, आंसर मत देखना, अभी खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है हमें। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर ध्यान से हम देखें तो कह रहे हैं कि एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है,
ऑब्जर्वर यार, ऑब्जर्वर यानी कोई देखने वाला है, ठीक है चलो बनाने की कोशिश करते हैं। एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल है, मतलब एक बंदा बनाना पड़ेगा। ऑब्जर्वर क्या होता है, हम तो कुछ नाम देंगे, थैनोस, थैनोस, ये है थैनोस। तो जो ये ऑब्जर्वर है, जो थैनोस है, वो उसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। 1.5 हमेशा ये 1.5 मीटर का ही होता है क्या? आप जब साइंस पढ़ा रहे थे तो आप प्लेन मिरर्स में ही पढ़ा रहे थे तो 1.5 मीटर था। तो थैनोस जो है 1.5 मीटर टॉल है, मतलब an observer 1.5 मीटर टॉल is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। अच्छा मतलब कहीं चिमनी भी है, ये रही चिमनी। भाई चिमनी बनानी तो नहीं आती, हम एक लंबी सी बिल्डिंग टाइप की बना देते हैं, कुछ मान लेते हैं चिमनी है, ठीक है। अब सुनो 1.5 मीटर टॉल हो गया, और जो ये चिमनी है ये 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, मतलब ये जो ये बंदा है वो चिमनी से 28.5 मीटर अवे है, 28.5 मीटर अवे है, उससे दूर है। फिर कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, मतलब इसकी आंखों से, आंखों ही आंखों में आंखों, तो यहां से जो इसका एंगल है वो है 45। जो ये टॉप पे देख रहा है, यही तो बोला कि टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45। तो 45 किससे बनाऊं, इससे बना दो क्या 45? नहीं 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 नहीं, जो एलिवेशन का एंगल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो खींच दो पहले, वेयर इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, इससे एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है यहां तक समझ आ गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी? अच्छा चिमनी जो है ये पूरी चिमनी है, चिम चिम चिमनी, तो इस चिमनी की हाइट पूछिए। पहले यार इस पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, वो आसान हो जाएगा। देखो हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, वैसे कुछ भी नाम दे सकते थे, पी क्यू आर एस कुछ भी करके नाम दे सकते थे, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो है ए बी, ये पूरी चिमनी है, इसकी हाइट पता करनी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी? हाइट ऑफ चिमनी यानी कि हमें पता करना है ए बी, ए बी पता करना है हमें कैसे भी। तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से, इसी डायग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो गई है। क्या क्लियर ये हुआ है हमें कि देखो अगर ये 1.5 है तो ये भी तो बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं? यानी जो डीसी है फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम, क्या डायग्राम, डीसी बराबर, डीसी बराबर ईबी, डीसी बराबर ईबी, डीसी कितना 1.5, तो ईबी कितना 1.5। आप बोलोगे बराबर कैसे हो गया? भाई डायग्राम हमने बनाया ना, हमारे अकॉर्डिंग हमने करा ना ये सब चीजें। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से खींची है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो सीधी होती है, तो ये इतनी तो ऊपर उठेगी जितनी यहाँ पे उठी थी। तो डीसी बराबर ईबी, बिल्कुल ऐसे ही जो ये सीबी है वो डीई के बराबर है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि जो डीई है वो सीबी के बराबर है। ये चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि डायग्राम हमने बनाया है तो हमें पता है क्या बराबर है, क्योंकि हमने इसको इसके बराबर बनाया है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी लाइन जाएगी, यानी यहाँ पे 1.5 मीटर थी तो सीधी जाने के बाद भी यहाँ से 1.5 मीटर ही होगी, इसलिए डीसी बराबर ईबी आ गया। अच्छा ये इससे इतना दूर है तो क्या इसकी मुंडी, ये क्या पीछे मुंडी होगी? इसकी मुंडी तो इसकी सीधी होगी ना, मतलब जहां ऐसे खड़ा होगा ना ये तो एकदम सीधा, तो ये 28.5 मीटर दूर है, तो ये भी 28.5 मीटर दूर होगा, है ना? यानी कि जो डीई है वो सीबी के बराबर है, जो कि 28.5 मीटर है। अच्छा ठीक है, हमें क्या पता करना है? हमें ए बी पता करना है। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, क्या जो ए बी है, ए बी वो ए ई प्लस ई बी है, ए ई प्लस ई बी है, हाँ है। तो जो ए बी है वो ए ई, क्या ए ई हमें पता है? नहीं। क्या ई बी हमें पता है? ए ई नहीं पता तो ए ई लिख देते हैं यहाँ पे, ए ए ई बी जो है वो कितना है, क्या हमें पता है? 1.5 मीटर, 1.5। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो,
ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूँ भाई, देखना आगे जब सवाल करते जाएंगे तो आप खुद समझ आएगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो अब एक काम करते हैं ना सिंपल सा, कि अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा, 28.5। और अगर मैं यहाँ पे हूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा। ट्राइंगल देखो AED, ट्राइंगल AED देखो, ये है ना ट्राइंगल, सिर्फ ये ट्राइंगल है, इसको देखो। तो 45 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग मैं यहां से देखूं तो ये AE परपेंडिकुलर, और ये जो DE है वो बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा इसकी क्यों बात कर रहा हूँ, AE की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर AE आ गया तो उसको मैं 1.5 में जोड़ दूंगा और AB आ जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। तो जो AE है वो कैसे भी करके आ जाए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 45 लगेगा यहाँ पे, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर AE अपॉन में 28.5। अच्छा ठीक है, जो tan 45 है उसकी वैल्यू 1 होती है, बराबर AE अपॉन में 28.5, तो ये इधर जाएगा, तो यहां से AE की वैल्यू क्या आ गई, 28.5 मीटर। अब ये जो वैल्यू आई है इसको इस वाले इक्वेशन में रख दो, तो ये आ जाएगा 28.5 प्लस में 1.5, और जब प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर। फिर लास्ट में यहां पर एक लाइन लिखोगे आप कि द हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर, ऐसे हेंस हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर, इस तरह से आप लिख दोगे यहाँ पे। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर देखो, एक भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका लेवल खराब हो जाएगा फिर, यानी हर क्वेश्चन को, जब तक एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तब तक नेक्स्ट पे जाना ही नहीं है। सिर्फ 10 ही तो क्वेश्चन है इस वाले एपिसोड में, तो सबको हमें समझना है। और मुझे पता है कि आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी ध्यान से, अगर तब भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दिया करो यार, टेंशन मत लिया करो इतनी, कमेंट कर दिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें क्या है, एक डायग्राम दे रखा है, और यहाँ पे ना बेसिकली देखो मैंने गायब कर दिया उस लड़की को, एक्चुअल में वो मिस्त्री है, उसको मैंने गायब कर दिया। देखो ये मिस्त्री क्या करती है, एक्चुअल में लड़की मिस्त्री अच्छी है मतलब तो ये जो है ये एक तरह से ऊपर यहाँ पे रिपेयर करना चाहती है। खंबा तो एडी है, पूरा का पूरा पोल है, खंबा एडी है जो कि 5 मीटर दे रखा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसको रिपेयर करना है 1.3 मीटर नीचे, खंबे के टॉप से 1.3 मीटर नीचे, यानी यानी ध्यान से सुनो ध्यान से, ये पूरा का पूरा एडी ये 5 मीटर है, 5 मीटर है पूरा, जो एडी है पूरा, एडी एडी मतलब वो पैर की एडी नहीं, एडी ये पूरा 5 मीटर इन्होंने दे रखा है। और जो ए बी है ये इन्होंने 1.3 मीटर दे रखा है। यही तो बोला है कि खंबे के टॉप से 1.3 मीटर नीचे उसने जीना रखा है, लैडर, ये जीना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो ये जीना रखा हुआ है यहाँ पे इसने, और इसको 60 डिग्री पे एलिवेट कर रखा है। देखो ये जो जीना है इसको 60 डिग्री पे एलिवेट कर रखा है। तो फिर उन्होंने पूछा है ए बी 1.3 है, ये पूरा 5 है, तो एक बात बताओ क्या मुझे बी डी भी पता है क्या, बी डी मुझे पता है कि नहीं पता, क्योंकि ध्यान से देखो अगर मैं ए डी में से ए बी माइनस कर दूं तो बी डी आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, कुछ फायदा होगा इससे, देखते हैं एक बार करके देखते हैं। जो बी डी है, बीडी पीने वाली बीड़ी नहीं, इंजुरियस टू हेल्थ, बीडी इज इंजुरियस टू हेल्थ, पहले बता रहा हूं मैं, एडी माइनस ए बी, तो एडी जो है वो 5 और ए बी जो है 1.3, तो बीडी की वैल्यू क्या आ गई, बीडी कितने रुपए की आती है भाई साहब, बीड़ी पीता है ना, बीड़ी पीता है ना, पता चल गया, 3.7 मीटर बीडी की वैल्यू आई, बीडी 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 नहीं बीडी की वैल्यू आई 3.7 मीटर। तो जो 3.7 मीटर है वो एक्चुअल में ये वाली वैल्यू आ गई 3.7 मीटर। इससे क्या कोई फायदा है, क्या कोई फायदा है, एक बार सवाल पढ़ के देखते हैं। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, मतलब कितनी दूर पोल के फुट से, पोल का फुट यानी यहां से, शुड सी प्लेस फुट ऑफ द लैडर, लैडर का जो फुट है उसको रखे, यानी इसके बीच की डिस्टेंस पता लगानी है। अच्छा ये वाली डिस्टेंस पता लगानी है,
इसको मान लेते हैं x, x मान लेते हैं डिस्टेंस को, ऐसा मान लिया मैंने। तो अब कैसे करें, अगर इस ट्राइंगल की बात करें, टुई 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 टुई, ट्राइंगल बीडीसी, इन ट्राइंगल बीडीसी, इन ट्राइंगल बीडीसी क्या क्या खास बात है, खास बात ये कि अगर आप यहाँ पे हो तो परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, टेन में। तो टेन मैंने बोल दिया, पूरा जो चैप्टर है इसमें टेन और साइन ही लगने वाला है और कुछ नहीं लगेगा। टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 3.7 मीटर और बेस क्या है वो है x। तो अब वैल्यू डाल दो, ये अंडर रूट 3 होती है 3.7 बटे में x। अच्छा अब x बराबर क्या आ गया 3.7 बटे में अंडर रूट 3। अब इसको सॉल्व करना है, किस तरह से करेंगे, तो इन्होंने अंडर रूट 3 की वैल्यू दे रखी है 3.7। देखो आप क्या करो, इसका ना रैशनलाइजेशन कर लो, रैशनलाइजेशन या फिर बिना रैशनलाइजेशन की भी कर सकते हो आप, 1.73 नीचे रख दो। तो जब आप करोगे 1.73 तो ये आएगा 2.14 के आसपास इसका आंसर। अब इसी सवाल में इन्होंने ना हमें ये जो जीना है वो कितना लंबा ये भी पूछा है। मतलब एक तो इन्होंने पूछा था हमसे CD या DC बोलो, DC, तो DC मैंने बता दिया कि 2.14 मीटर आ गया लगभग, ठीक है। इन्होंने BC भी पूछा है, BC, तो BC कैसे निकालूं। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर ये ट्राइंगल है तो क्या जो BC है इसके अकॉर्डिंग BC है वो हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस थोड़ी देर साइन ले लेते हैं, साइन 60 ले लेते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू सीता प्यारी है परपेंडिकुलर 3.7 है और जो इसकी प्यारी है h, वो h क्या है, h बेसिकली वही तो पता लगाना है, BC ही तो पता लगाना है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन में BC। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा BC बराबर 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3.7 बटे अंडर रूट 3 इंटू में 2, और इसकी वैल्यूज तो हमें पहले से ही निकाल रखी है। देखो ये 2.14 होती है, उसको डबल करो तो ये आ जाएगा 4.28 मीटर, तो ये आ गया BC। यही चीज पता लगानी थी, मतलब हमें ये पता करना था कि जो जीने का फुट है और जो ये पोल का फुट है इसके बीच की डिस्टेंस पता करनी थी, कितना दूर में इसको रखूं ये पता करना था। दूसरा मुझे ये पता करना था कि जो जीना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, वो कितना लंबा है, ये चीज पता करनी थी। तो इस वाले एग्जाम्पल को करना आसान है, अब आप कर सकते हो इस वाले एग्जाम्पल को, है ना। अगर मान लो ये वाला एग्जाम्पल आपकी क्लास टेस्ट में आ गया या फिर पेपर में भी आ गया तो आप कर दोगे, है ना, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है मतलब। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जो कि एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही करा रहा हूं मैं। आखिर में मैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है, जो कि 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स देखो, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, जो इन्होंने बोला एक बार हम बना करके देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है, इस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। P द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर टॉल है, ऐसा इन्होंने बोल दिया। तो ये कह रहे हैं कि टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, क्या क्या 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहां से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है वो जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कर रहे हैं। अब फ्लैग इज होस्टेड, एक फ्लैग को होस्टेड यानी कि उस झंडे को वहां पे गाड़ दिया है एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप पे एक झंडा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इन्होंने बोला है एलिवेशन ऑफ टॉप द फ्लैग, बोला है कि फ्लैग इज होस्टेड, हाँ ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, टॉप ऑफ द फ्लैग, एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है टॉप ऑफ द फ्लैग का, फ्लैग का जो टॉप है ये है फ्लैग का टॉप, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम पी से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्लैग स्टाफ का, फ्लैग स्टाफ यानी झंडे का, वो है 45 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है, ये जो इसको टच कर रहा है, तो ये एंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है।
फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ। अच्छा, फ्लैग स्टफ की लेंथ फाइंड करनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी। पहले तो नाम दे देते हैं इसका, कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो एनसीईआरटी में वही नाम दो, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अब देखो, ऐसे सवाल करने बहुत आसान होते हैं। हमें क्या पता करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक, यानी कि बीसी पता करना है। जो बीसी है वही है ना फ्लैग, झंडा सिर्फ उतना ही है ना भाई। तो बीसी जो है वो हमें पता करना है। क्या पता करना है हमें, बीसी, बीसी हमें पता करना है। और क्या पता करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी कि पी ए हमें पता करना है। तो अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे, बहुत आसान होता है। जब भी दो ट्रायंगल बन जाए, दो ट्रायंगल बन रहा है, देखो एक एक ट्रायंगल ये बन रहा है पीबीए, पीबीए है ना, एक ट्रायंगल ये बन रहा है पीबीए, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है पीसीए, पीसीए, पीसीए है ना। तो जब भी दो ट्रायंगल बने तब सवाल और भी ज्यादा आसान हो जाता है। कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, बट अगर आप ध्यान से एकदम कान खोल के, दिमाग खोल करके सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये उससे ज्यादा आसान है। वो तो चलो ठीक है, वहां वैल्यू डाल के हो जाता है, बट ये जो मैं बता रहा हूं, जो दो ट्रायंगल वाला है, ये भी इजी होता है। ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखते जाओ। बीसी पता करना है, पीए पता करना है। कैसे पता करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे पता करूं। तो बस मैं एक काम करूंगा, जैसे ही मुझे ये सवाल दिखते हैं मैंने डायग्राम बनाया, जैसे सवाल दिखे डायग्राम बनाया, और डायग्राम बनाने तक आपका 60 से 70% काम ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि जब डायग्राम अच्छा बना दिया तो अब क्या रह गया, तो सॉल्व करना बाकी रह गया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से होगा। इन्होंने हमें बोला है कि बीसी पता करो और पीए। एक छोटी सी ट्रिक देता हूं, जब भी ऐसा सवाल आए, जो एंगल दे रखा है उसका tan ले लो। क्या कह रहा हूं, जो एंगल दे रखा है उसका tan ले लो। 99% ऐसा ही होता है। यानी मैंने क्या बोला, इसमें कौन कौन से एंगल आपको दिख रहे हैं बताओ, 30 दिख रहा है और 45 दिख रहा है ना। तो उसका tan 30 डिग्री ले लो बराबर, और tan 45 ले लो। जो भी एंगल्स दिख रहे हैं उसका tan ले लो। tan 30 देखो, इस वाले ट्राइंगल में 30 तो भाई इतना है ना बस। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में देखो, ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल में तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पे 30 डिग्री है, बी ए जो है वो परपेंडिकुलर है, बी ए परपेंडिकुलर है, तो मैंने लिख दिया बी ए बटे बेस क्या है पी ए। तो tan 30 की वैल्यू बताओ, 1 अपॉन √3। बी ए हमें 10 दे रखा है और पी ए हमें नहीं पता। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पी ए बराबर 10 √3 आ गया मीटर। ओ भाई साहब, एक आंसर आ तो गया, एक आंसर आ तो गया, एक आंसर आ तो गया। तो इस तरह से तो होते हैं सवाल, बहुत आसान होते हैं, बस देखते जाना ध्यान से। अब देखो, अब 1045 में चलते हैं। 1045 में ये पूरा ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल है। 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है सी ए, बेस क्या है पी ए, सी ए, पी ए, सी ए, पी ए, सी ए अपॉन, सी ए अपॉन पी ए। तो 1045 की वैल्यू 1। सी ए क्या है, सी ए नहीं पता, सी ए नहीं पता हमें। पी ए पता है, पी ए ये रहा, पी ए लिख देते हैं यहाँ पे, पी ए की जगह 10 √3 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे आप साइड में लिख देना, क्योंकि पी ए बराबर 10 √3 मीटर। ठीक है, तो अब देखो ये इधर जाएगा, तो जो सी ए है वो क्या आ गया 10 √3 मीटर। बट हमें पता क्या करना था, हमें तो बीसी पता करना था। बीसी 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 बीसी, फ्लैग की हाइट पता करनी थी। तो कैसे करें, अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो, ध्यान से। अगर मैं ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी करूं, यानी कि सीधा लिख देता हूं सी बी इफ, सी बी इफ नहीं है ही, ये क्या बात हुई। सी बी जो है, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, सी बी प्लस बी ए, सी बी प्लस बी ए,
सी बी प्लस बी ए बराबर सी ए। समझ आया? इतना समझ आया कि जो सी बी प्लस बी ए है, सी बी प्लस बी ए वो सी ए है। सी बी कितना है? सी बी पता है क्या हमें? सी बी पता है, सी बी बोलो या बी सी, वही तो हमें निकालना है। बी सी भी बोल सकते हैं इसको। प्लस बी ए कितना है? 10। सी ए कितना है? वो रहा 10 अंडर रूट 3। तो यहां से बी सी नहीं निकाल सकते अब? आसान हो गया ना अब तो आसान हो गया बीसी निकालना। तो बीसी जो है वो क्या आएगा? वो आएगा 10 अंडर रूट 3 माइनस 10, यानी कि वो आएगा 10 अंडर रूट 3 माइनस 1। 10 कॉमन आ गया है, 10 बाहर कॉमन आ गया है। अब इन्होंने बोला है कि अंडर रूट की जगह आप 1.73 ले लो, तो ले लो 1.73, इधर 1.73 ले लो। 10 1.73 माइनस 1 करो और आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 0.73। तो आप जब देखोगे तो ये आ जाएगा BC बराबर, BC क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 7.3 मीटर। आ गया आंसर। एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा PA, जो कि फिर हम लिख देंगे लास्ट में, एक ये लाइन जरूर लिख देना लास्ट में कि ऐसे करके कि डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P इज 10 अंडर रूट 3 मीटर। और अभी इसको भी आप, ये जो अंडर रूट 3 है इसकी जगह आप 1.73 ले सकते हो। और मैं करके दिखा देता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये है ना 10 अंडर रूट 3, इसकी जगह आप ले लो 10 मल्टीप्लाई 1.73। तो आपका PA जो है वो आ जाएगा 17.3 मीटर। ये वाली वैल्यू आप बताओगे। तो यानी आप लास्ट में लाइन क्या लिखोगे? लिखोगे हेंस डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P इज 17.3 मीटर एंड लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक इज 7.3 मीटर। इस तरह से इसका आंसर आ गया। समझ आया ना? अच्छे से समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में भी पहले आ रखा है। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, मतलब कह रहे हैं कि एक शैडो है। किसका शैडो है? शैडो ऑफ टावर। एक टावर तो बना लो पहले, ये ना टावर मान लेते हैं, टावर को हम लाइन मान लेते हैं सीधा, ये टावर है। तो ये कह रहे हैं ये जो टावर है ना, इसका जो शैडो है स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ऑफ ग्राउंड। हाँ ग्राउंड पे, भाई जमीन पे बनता है, परछाई तो जमीन पे बनेगी, ऐसे थोड़ा ना कि आसमान में परछाई नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जो ये टावर है इसकी जो परछाई बन रही है, परछाई कैसे बनती है? ऐसे, जैसे अगर मान लो कोई बंदा खड़ा है, यहाँ खड़ा है अगर कोई बंदा, तो उसकी परछाई कैसे बनेगी? जमीन पे ऐसी बनेगी, इससे चिपकी हुई बनेगी, एकदम चिपकी हुई परछाई बनेगी एकदम, है ना? वैसे ये जो टावर है इसकी जो परछाई है वो बन रही है यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड मतलब स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। अच्छा, मतलब ये जो है ना, ये 40 मीटर लॉन्ग है जब इसका एंगल 30 डिग्री बन रहा था। अब ध्यान से देखो, दो एंगल बन रहे हैं इसमें, एक 30 डिग्री का बन रहा है और एक 60 डिग्री का बन रहा है। तो एक बात बताओ मेरे को, दो एंगल बना देता हूँ, एक यहाँ बना देता हूँ, एक यहाँ बना देता हूँ एंगल, और एक यहाँ से ऐसे बना देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि कौन सा 30 होगा और कौन सा 60 होगा? नाम दे देते हैं इसका A B C D। अब मुझे बताओ कि 30 डिग्री कौन सा होगा, 60 कौन सा होगा? मतलब क्या D 30 डिग्री होगा या C होगा 30 डिग्री? बताओ, सोच के बताओ कि D 30 होगा या C। तो D होगा 30। ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझ रहा था मैं फिर से, तब समझ आएगा। नहीं समझ आ रहा, मुझे पता है आपकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन ये है कि कह रहे हैं द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर है ये। मतलब यहाँ पे जो टावर थी उससे वो जो टावर है, देखो ये वाली जो टावर है वो 40 मीटर लॉन्गर है। देखो यहाँ पे परछाई है, ठीक है, परछाई इतनी ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि जब परछाई बन रही है बाद में इतनी बन रही है, तो ये जो परछाई है ये वाली, ये जो डी वाली परछाई है, डी पे जो बन रही है वो 40 मीटर लॉन्ग है इस वाली परछाई से, इस वाली परछाई से 40 मीटर ज्यादा है। यानी अगर मैं मान लूं कि ये जो परछाई है, मान लेता हूं कि ये जो परछाई है, देखना एनसीईआरटी में बहुत भटका करके समझा रखा है, नहीं समझ आएगा फिर देखना, अगर ध्यान से सुनोगे तब समझ आएगा। देखो
तो BC जो है, मान लेते हैं कि ये जो परछाई है ये x है, x मान लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये वाली जो परछाई है ना, ये वाली, वो 40 ज्यादा है इस वाली परछाई से। इस वाली परछाई में अगर 40 को ऐड करोगे, इसमें अगर 40 को ऐड करोगे तब जाके ये वाली परछाई आएगी, इसमें अगर 40 को ऐड करोगे तब जाके ये वाली परछाई आएगी। यानी ये वाली जो परछाई है वो 40 प्लस x है। आया, समझ आया? यही बोला इन्होंने कि 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब 30 डिग्री है तो 40 मीटर लॉन्गर है इसकी परछाई, 40 मीटर लॉन्ग। पहले x माना, अब 40 प्लस x है। एक बात बताओ कि जो ये वाली वैल्यू है, क्या ये 40 आएगी? एक बार माइनस करके देखो, इस पूरे में से इसको माइनस करो, 40 प्लस x में से x को माइनस करो, 40 प्लस x में से x, 40 प्लस x माइनस x, 40 प्लस x माइनस x, क्या आएगा? 40। तो जो DC है, ये सब हटाओ, अब ये सब चीजें तो समझने के लिए थी। तो जो DC है वो क्या आया हमारा? 40 मीटर एक्चुअल में, पर 40 लिख रहे हैं उसको हम अभी। तो अब इन्होंने बोला फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी हमें AB फाइंड करना है, कुछ नहीं। मैंने क्या बोला है आपको? मैंने ये बोला है ना कि जब भी एंगल्स दिखे तो सीधा आप 10 लगा दो। 10 क्या दिख रहा है? 30 दिख रहा है। और इधर क्या दिख रहा है? 10 60, 10 60, बस कुछ नहीं करना, बस एंगल देखो उसका 10 लगा दो। ज्यादातर ऐसा ही होता है, जहां पे नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा। और एग्जाम में टेंशन मत लेना कि एग्जाम में नहीं होना, जब आप कर लोगे ना 10 तो ऐसा मतलब कोई चांस है ही नहीं, 1% शायद ऐसा हो जाए, जो कहते हैं ना हार्ड क्वेश्चन, एकदम ही हार्ड, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि 10 ना लग रहा हो तो साइन लगेगा वहां पे। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। और इतने इंटेलिजेंट आप हो जाओगे जब तक, जब आप क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ तो आपको सब कुछ समझ आ ले। तो 10 30 के अकॉर्डिंग देखें, देखो ये पूरा ट्रायंगल है, 10 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन में बेस क्या है? बेस है बी डी, बी डी बेस है, ठीक है। 10 30 1 अपॉन अंडर रूट 3, ए बी की वैल्यू, ए बी पता है क्या? फाइंड द हाइट ऑफ टावर, नहीं वही तो निकालनी है ए बी। बी डी पता है क्या? नहीं बी डी नहीं पता। अब तो फंस गए, अब क्या करें? इस पे आ जाओ फिर। 10 60 देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल 10 60 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस यानी कि बी सी, ठीक है। अब देखो 10 60 अंडर रूट 3, और यहाँ पे ए बी वो हमें पता ही नहीं, वही तो निकालना है। और जो बी सी है, बी सी वो भी नहीं पता। अब क्या करें? अब तो फंस गए, दोनों तरफ फंस गए। अब क्या करें भाई? अब तो दोनों तरफ फंस गए, अब क्या करें? तो अब देखो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना। 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में क्या, जो बी डी है, इधर देखो ध्यान से। अब बी डी जो है वो बी सी प्लस सी डी है। क्या बोला मैंने? जो बी डी है वो बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी डी बी सी प्लस सी डी है, ठीक है। तो मैं बी डी की जगह बी सी प्लस सी डी, बी सी कितना है? बी सी नहीं पता, सी डी कितना है? 40, और ये है बी डी के बराबर। तो जो बी डी है उसकी जगह बी सी प्लस 40 लिख दूं, बी डी की जगह बी सी प्लस 40 लिख दूं। साइड में आप ये वाली चीज लिख देना, ये वाली चीज, ये जो चीज मैंने लिखी है ये आप इसको यहाँ साइड में लिख देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा बी सी प्लस 40 अपॉन में अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। और इधर देखो आप, ये आ जाएगा बी सी अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। देखो ये कह रहा है कि ए बी इसके बराबर है, और ये कह रहा है कि ए बी इसके बराबर है। अब क्या करें? अब क्या करना है? तो अब हम एक काम करते हैं कि इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 बराबर 2। तो ये आएगा बी सी प्लस 40 और नीचे क्या है? अंडर रूट 3 इज इक्वल टू बी सी अंडर रूट 3। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? आप बस देखते जाओ, बी सी की वैल्यू आ जाए बस कैसे भी करके। तो ये उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस 40
बराबर ये मल्टीप्लाई होगा √3 तो ये हो जाएगा 3BC। अब ये BC इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2BC बराबर 40 और BC क्या आ जाएगा यहाँ से 20 मीटर। BC 20 मीटर आ गया। बट क्या हमें BC चाहिए था? नहीं तो हमें BC नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं पहले। तो हमें तो चाहिए AB। AB के लिए हम क्या करें? तो ये जो BC की वैल्यू आई है, इस BC की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं रख दूं, अगर इसको मैं इसमें रख दूं, तो क्या जो AB है वो 20√3 मीटर आ जाएगा, है ना? बस आ गया आंसर, यही है। बस AB पता करना था। और अगर इन्होंने बोल दिया कि √3 1.73 दे रखा है, तो 20 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। हालांकि इसमें दे नहीं रखा, बट फिर भी अगर दे रखा हो तो AB हमारा फाइंड हो गया। इस तरह से हाइट ऑफ टावर हमने निकाल ली, कुछ नहीं किया हमने, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, बहुत आसान है। करना क्या है हमें? हमें बस जो एंगल दिख रहे हैं, अगर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तो बल्ले बल्ले कैसे, उसका 10 लगा दो दोनों का। जैसे इसमें हमें 30-60 दिख रहा था, और 10-30-10-60 लगा दे, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। फिर हम देखा इक्वेट हो रही इक्वेशन, BC आया, फिर उस वैल्यू को इसमें डाला तो AB आ गया, बस खत्म। इतना आसान है। और आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना मेरे साथ और भी, तो आपका ना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बन जाएगा इन सवालों में, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एग्जांपल नंबर 6 है एनसीईआरटी का। ये भी क्वेश्चन आसान है, ध्यान से सुनते जाना, बस सारी चीजें डायग्राम बनाते जाना, धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना। धीरे क्वेश्चन पढ़ोगे, डायग्राम बनाओगे, तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी आसानी से। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा डिप्रेशन का एंगल है, ये चीज ध्यान रखो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि एलिवेशन। ये चीज अंडरलाइन कर लिया करो, अंडरलाइन नहीं करने देते तो आप बिंदु बना सकते हैं, मतलब आपके किसी भी तरह से ये हाईलाइट हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये रही 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मान लेते हैं ये है, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। तो क्या कह रखा है इसके बारे में कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग से देख रहे हैं इसको ना, मल्टी मतलब ये एक बिल्डिंग है, इसके सामने एक बिल्डिंग है, जस्ट यहां से हम देख रहे हैं इसको। तो इन्होंने बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख रहे हैं, टॉप में देख रहे हैं, एक बार टॉप में देख रहा है वो, और एक बार वो बॉटम में देख रहा है। एक बार टॉप में देख रहा है, एक बार बॉटम में देख रहा है। सामने वाली बिल्डिंग की एक बार टॉप पे देख रहा है, एक बार टॉप पे, एक बार बॉटम पे देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से होता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये छोटा वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री होगा, और ये जो बड़ा वाला एंगल है ये 45 डिग्री होगा, है ना? ठीक है। अब एक और काम करते हैं, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग डायग्राम बना रहे हैं, तो हम एक और काम कर सकते हैं। क्या? हम यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींची, और एक लाइन मैंने यहाँ खींची। ये कौन सी लाइन है? ये जमीन वाली लाइन है, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब हम नाम दे देते हैं इनके। मान लो मैंने नाम दे दिया A B, और इसका नाम मैंने दे दिया मान लो P Q, और ये C है, मान लो, ऐसा मान लो। कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम क्या दे रहे हो क्या नहीं, बस नाम में क्या रखा है, बोलते हैं ना नाम में क्या रखा है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। अब आपको करना क्या है? करना ये है, आप एक चीज पहले यहाँ से पता कर सकते हो। क्या? कि अगर ये 8 मीटर है, जो AB है वो CQ के बराबर है, जो कि 8 मीटर है, और ऐसे ही AC जो है वो BQ के बराबर है। क्यों? याद करो वो वाला सवाल, एक सवाल आया था कि नहीं, कि वो दिव्या ऐसे करके देख रही थी ऊपर, है ना? तो वो सवाल आया था। तो सामने सामने की जो हाइट है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बराबर भाई, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये उतना ये। तो इसीलिए जो AC है, बिल्कुल ऐसे ही जो AC है वो BQ के बराबर है ना? क्या इन्होंने AC दे रखा है? नहीं दे रखा, वही हमें फाइंड करने के लिए बोला है। बस हमें ये दे रखा है कि 8 मीटर टॉल ये बिल्डिंग है। तो कैसे करें? कुछ नहीं, मैंने आपको एक चीज बोली है कि बस एंगल लगा दो। तो पहले एक चीज सुनो ध्यान से कि यहाँ पे ये जेड बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया 30 डिग्री। ऐसे ही यहाँ भी एक जेड बन रहा है, बड़ा सा जेड बन रहा है, तो ये हो गया 45 डिग्री। अब बस 10 लगा दो उसका, 10 30 लगा दो और 10 45 लगा दो, बस यही करना है। 10 30 डिग्री लगा दो और 10 45 लगा दो, देखना कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आपके हाथ लगने वाला है आंसर।
और फिर मजा आएगा। देखो tan 30 परपेंडिकुलर PC अपॉन बेस AC। tan 30 क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3। क्या PC पता है आपको? PC पता है? PC तो नहीं पता, PC बिल्कुल नहीं पता हमें। AC पता है? AC भी नहीं पता। ठीक है, क्या मैं इसकी जगह एक और चीज लिख सकता हूँ? देखो वैसे लिख ही देते हैं, अभी लिख देते हैं PC और AC को मैं BQ बोल सकता हूँ, तो BQ लिख देता हूँ। AC की जगह BQ लिख दिया। अब इधर आओ, क्या पता इधर कुछ मिल जाए। tan 45 यानी कि ये वाला ट्राइंगल देखो, तो PQ बटे BQ, PQ बटे BQ। tan 45 1 होता है, PQ बटे BQ क्या है? BQ ये रहा BQ। अब एक चीज सुनो, देखो PQ और जो BQ है उसकी जगह मैं AC लिख सकता हूँ, है ना? AC लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ AC। AC मतलब हवा आ रही है AC में, है ना? अब देखो यहाँ से एक चीज पता चली कि जो BQ है, सिर्फ इसको देखो, सिर्फ इसको, BQ को इधर भेजो तो BQ कह रहा है BQ और PQ बराबर है, ऐसे बोल रहा है। BQ कह रहा है कि BQ और PQ बराबर है, BQ और PQ बराबर है, ऐसे बोल दिया। तो इससे कोई बेनिफिट होगा, कोई फायदा होने वाला है क्या हमें? एक बार देखते हैं क्या कुछ फायदा होगा। हमें क्या पता करना है? डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि BQ पता करना है, लिख देता हूँ यहाँ पे BQ पता करना है एक तो हमें, यानी ये पता करना है BQ बोला या PQ, क्योंकि अब तो दोनों सेम आ चुका है। और हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग यानी कि PQ भी पता करना है, PQ। ओ ये भाई साहब, जो BQ है वो PQ है, यानी जो डिस्टेंस बिटवीन देम है उसके बीच की जो डिस्टेंस है BQ, ये एक बिल्डिंग है, मतलब ये 8 मीटर टॉल वाली और ये मल्टी स्टोर बिल्डिंग, तो इसके बीच जो डिस्टेंस है BQ वो PQ के बराबर है। हाँ, यानी इन दोनों का आंसर सेम आएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम का और हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। सेम कैसे आएगा? देखो ये तो सेम है, सेम। बस अब निकाल लो इसको, कैसे करके निकालेंगे, कैसे सोचेंगे हम? ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनते जाना एक चीज। यहां से हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं। ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, 8। ठीक है, चलो एक काम करते हैं ना, लेट लेट जो PQ है, PQ बराबर H मान लेते हैं। पूरे को, इस पूरे को मैंने H मान लिया, पूरे को H मान लिया। अच्छा, पूरे को अगर H मान लिया तो अगर मैं इस पूरे में से, देखो पूरे में से इतना घटा दूं, PQ में से इतना बाहर फेंक दूं, PQ में से CQ बाहर फेंक दूं, यानी कि H में से 8 घटा दूं तो PC आ जाएगा। मतलब समझ आ रहा है क्या? हाँ भाई देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि PQ जो है, PQ जो है वो PC प्लस CQ है, और जो PQ है वो H है, और PC जो है वो नहीं पता, प्लस में CQ जो है 8 है। तो यहाँ से जो PC है वो H माइनस 8 आ गया, तो PC की जगह H माइनस 8 लिख सकता हूँ, H माइनस 8। उससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा देखो, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 3 बराबर PC की जगह क्या लिख सकता हूँ, H माइनस 8 अपॉन में BQ लिख देता हूँ, BQ। ये चीज यहां से पता चली मेरे को। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान से, जो BQ है वो PQ के बराबर है, जो BQ है वो PQ के बराबर है, यानी जो BQ है वो PQ को हमने H माना है। देखो PQ को हमने H माना है कि नहीं, तो BQ जो है वो H। ध्यान से सुनते जाना भाई, ध्यान से। तो यहां से एक चीज निकलेगी, देखो यहां से इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाए अगर हम, तो इसको इधर ले जाए तो ये आएगा BQ बराबर अंडर रूट 3 H माइनस 8। तो ये आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ये कह रहा है कि जो BQ है वो इसके बराबर है, ये कह रहा है जो BQ है वो इसके बराबर है। तो सच क्या है? सच क्या है? व्हाट इज सच? तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बराबर कर देंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 H माइनस 8 बराबर H। तो अब इसको सॉल्व करो, अंडर रूट 3 यानी H अंडर रूट 3 माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर H। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा H अंडर रूट 3 माइनस H बराबर 8 अंडर रूट 3। तो वैल्यू क्या आएगी, एक बार करो इसको, H बराबर ये आएगा, H कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, H कॉमन देखो, -1 कर दो
क्योंकि h जो है वो कॉमन आ चुका है, h जो है वो कॉमन आ चुका है, कॉमन निकालोगे तब, ठीक है। मैंने एक स्टेप मतलब हटाया, मतलब समझ आया क्या करा मैंने भाई, कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया एक तरह से। तो h अंडर रूट 3 माइनस 1, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 को नीचे ले लो 8 अंडर रूट 3 और नीचे क्या है अंडर रूट 3 माइनस 1। अब इसको यहां मत छोड़ना, इसका जो रैशनलाइजेशन होता है वो भी करना है। तो अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 रैशनलाइजेशन करो, और जो आंसर आएगा वो आप मेरे को कमेंट कर देना, कमेंट कर देना इसका आंसर, ठीक है। एनसीईआरटी में देखना नहीं है, इसको सॉल्व करना है और फिर जाके कमेंट करना है। इसका रैशनलाइजेशन करो और सॉल्व करके आप मेरे को कमेंट करो आंसर, मैं आपको हार्ट दे दूंगा कमेंट। अगर आपका आंसर सही हुआ ना तो बिना नकल मारे, पहले बता रहा हूँ, बता देना मेरे को कि नकल नहीं मारी है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एग्जांपल नंबर 7 है, लास्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का ये। तो इसमें कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, मतलब एक ब्रिज है, रिवर है। देखो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे दोनों है, रिवर और ब्रिज दोनों ही है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज मतलब एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, पुल, यहाँ पे एक पॉइंट है, अक्रॉस अ रिवर, रिवर है, ये पूरी की पूरी एक रिवर है। तो इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज मान लो ये ब्रिज है, इस तरह का ये ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो ये क्या कह रहे हैं, अक्रॉस अ रिवर, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स on the opposite sides of river are 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। यानी इन्होंने क्या कर रखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तो इधर है, एक तो इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो इन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं, हमें दे रखा है हमें 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन और इधर दे रखा है 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये बैंक ऑफ रिवर है, मतलब यहाँ पे ये नदी का किनारा है, ये नदी का किनारा है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी नदी है, इतनी ये वाली जो है, इतनी इतनी ये नदी है, ये पूरी नदी की चौड़ाई है। तो 30 डिग्री 45 डिग्री इन्होंने दे रखा है। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, जो ब्रिज है ये नदी है उससे हाइट 3 मीटर पे है, यानी कि ये जो है ये 3 मीटर हाइट इन्होंने दे रखी है। इन्होंने बोल दिया हमें कि 3 मीटर हाइट पे वो ब्रिज है, ठीक है। फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर पहले पॉइंट्स के नाम दे दो, ए बी सी डी। अब मुझे ये बताओ जो रिवर है मैंने बताया कि वो इतनी है, तो यानी कि हमें क्या पता करना है, ए सी, है ना। हमें ए सी पता करना है, हमें पता करना है ए सी। तो कैसे पता करें, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं सोचना। देखो ये जो एंगल है जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो 30 डिग्री, ये जो एंगल है ये भी जेड बन रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 45 डिग्री, ठीक है। अब बस आपको 10 लगा देना है, यही तो मैंने बोला है कि 10 30 लगा दो और 10 45 लगा दो, जो एंगल्स दे रखे हैं उसके 10 लगा दो, बस ज्यादा मत सोचो। 10 30 देखो बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है। और जो बी डी है वो इन्होंने 3 दे रखा है और जो ए डी है वो हमें नहीं पता। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा ए डी बराबर 3 अंडर रूट 3 मीटर, ये ए डी आ गया। ऐसे 10 45 करो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी डी अपॉन में बेस क्या है डी सी, 10 45 1, जो बी डी है वो क्या है 3 दे रखा है। अब बहुत जल्दी जल्दी सवाल होंगे हमसे क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली और अगले एपिसोड पे और जल्दी करेंगे इसको हम, ठीक है। तो क्वेश्चन हम ये मतलब क्वेश्चन में क्या है, बीडी जो है वो 3 है और जो डीसी है वो हमें नहीं पता, डीसी हमें नहीं पता भाई। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो डीसी क्या आ गया, वो आ गया 3। अब एक चीज देखो, जो नदी है वो एसी है, पूरी एसी है, तो जो एसी है वो एडी प्लस डीसी है। एडी कितना है 3 अंडर रूट 3 प्लस डीसी कितना है 3, तो 3 कॉमन लो, अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर, तो ये आ गया इसका आंसर, ये है। फिर लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हेंस विड्थ ऑफ द रिवर इज 3 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। अगर 1.73 दे रखा होता तो 1.73 प्लस 1 कर देते और 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो एग्जाम में बस ये कर रखा होता है। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना, जो एग्जाम्पल नंबर 5 6 7 और 4 भी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे हैं, सारे के सारे 5 मार्क्स के आ रखे हैं। मुझे पता आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, बट चाहे बेसिक एग्जाम हो चाहे स्टैंडर्ड, दोनों में ये 5 मार्क्स के आ रखे हैं।
क्योंकि यहाँ से वेटेज है चैप्टर का भाई। ऐसा नहीं कि क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और हमें अच्छे से करना है, कुछ है ही नहीं खास इसमें, बस दोनों के 10 एंगल निकाल दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं करना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। मेरे साथ प्रैक्टिस करना और बताते जाना भाई, बताना कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपसे खुद सॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में आ रखा है। कह रहा है बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा ही है, एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा। कह रहा है कि द फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है तो ये 60 मीटर हाई है। इन्होंने दे रखा है कि ये बिल्डिंग 60 मीटर हाई है, ठीक है, यहां तक समझ आया। ये बिल्डिंग थोड़ी सी और ऊंची बना देते हैं, 60 मीटर हाई। तो ये कह रहे हैं द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैंप पोस्ट, मतलब इसके सामने कोई एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है, कोई एक लैंप पोस्ट है, मतलब लैंप एक तरह से मान सकते हो, लैंप का पोस्ट मतलब कुछ भी मान लो, बस आपको लाइन मानना है बस और कुछ नहीं। तो ये लैंप पोस्ट दे रखा है, इन्होंने बोला कि टॉप एंड बॉटम, जब इसके टॉप में देख रहा हूं और जब इसके बॉटम पे देख रहा हूं तो अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं, जो कि बन रहा है हॉरिजॉन्टल से देखा जाता है ना 30 डिग्री बन रहा है और 60 डिग्री बन रहा है रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी लेटी हुई डिस्टेंस, लेटी हुई डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ए बी, ये बिल्डिंग है और ये लैंप पोस्ट है पी क्यू, पी क्यू लैंप पोस्ट है, ये बोल दिया। मान लो हमने ये तो पॉइंट हम मानते हैं ना अपने अकॉर्डिंग ए बी या पी क्यू क्या मानना है, तो ए बी मान लिया इसको और इसको पी क्यू मान लिया। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट निकालना है, यानी कि ये रही बिल्डिंग ये रही लैंप पोस्ट, तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये जो डिस्टेंस है ये बी क्यू है, तो आपको बी क्यू निकालना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बी क्यू निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट, जो बिल्डिंग की जो टॉप है और जो लैंप पोस्ट की जो टॉप है, एक बार यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो मैंने माना इसको सी। तो एक बात बताओ मेरे को कि जो पी क्यू है वो सी बी के बराबर होगा, पी क्यू जो है सी बी के बराबर होगा, होगा कि नहीं, है ना, ध्यान से सोचो। पी क्यू जो है सी बी के बराबर होने वाला है। अच्छा, तो यानी कि मेरे को इन्होंने बोला इसके टॉप में और इसके टॉप में इसके बीच का डिस्टेंस, यानी एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि ए सी बता दो, इसका जो टॉप है वो यहाँ पे है ना एक तरह से, मतलब इसके टॉप मतलब ये जो खाली जगह ये जो टॉप है, इसका टॉप ये रहा, इसका टॉप ये रहा, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बतानी है। फाइंड द डिस्टेंस, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बतानी है। तो कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे हम इसको, यानी कि हमें ए सी बताना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें ए सी बताना है। तो अब अगेन मैं एक काम बताता हूँ, देखो आपको क्या करना है। ये जेड बन रहा है तो ये 30 डिग्री का एंगल है, ये पूरा ये वाला, ये अब ये देखो ये वाला जेड बन रहा है तो ये 60 डिग्री का एंगल है। अब इसमें आप tan 30 लगा दो और tan 60 लगा दो, और बी क्यू क्या है और ए सी क्या है। आपने बहुत अच्छे से सवाल करे, अगर आपने सवाल कर लिया ना, मैं आपको एक कमेंट में आंसर करने के लिए दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर देखना तो आप नोट्स में देख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आपको ना आए ना तो नोट्स में देख लेना, बट क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है ये मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई कि नहीं। तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर और मैं वहां पे आपका रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ना यार कि प्रैक्टिस अच्छी हो रही है कि नहीं आपकी। तो अब आपको क्या करना है, डीपीपी बहुत अच्छे से सॉल्व करनी है, क्योंकि जो डीपीपी में क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 2025, 24, 23, 22, 21 इन सब के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 22, 21 के मैं जल्दी नहीं देता हूँ वैसे, क्योंकि 2-3 साल के जो क्वेश्चन है ना वो एग्जामिनर का नया माइंड है, नया माइंड के अकॉर्डिंग ही सोचता है, वो पुराने क्वेश्चन को नहीं देखता। ऐसा नहीं कि वो 2018-20 के क्वेश्चन को उठा के लाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो जो 10 साल के क्वेश्चन लगाते हो ना वो गलत चीज है, उससे कोई फायदा नहीं होता। हाँ प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि उसमें सिलेबस से बाहर भी चीजें हैं, तो उसका क्या फायदा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 3 साल के पेपर में प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो डीपीपी जरूर सॉल्व करना, और अगर आपको इस चैप्टर की सारी प्लेलिस्ट देखनी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे क्लिक करो, और अगर लाइट चैप्टर देखना, हम साइंस में पढ़ाते हैं तो लाइट चैप्टर देखना तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। बाकी डीपीपी सॉल्व करना टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।